धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये कहना कुछ गलत ना होगा कि जब से नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ईवीएम की विश्वसनीयता पर मंडरा रहे संदेह के बादल। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। ईवीएम की विश्वसनीयता पर मंडरा रहे संदेह के बादल यानी शक के बादल और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं और ज्यादा काले होते जा रहे हैं। शायद ही पिछले 8 साल के दौरान कोई ऐसा चुनाव गुजरा हो जिसमें ईवीएम को लेकर कोई सवाल ना खड़ा किया गया हो। फिर चाहे चुनाव लोकसभा का रहा हो, फिर चाहे चुनाव विधानसभा का रहा हो, फिर चाहे चुनाव स्थानीय निकाय का रहा हो, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में ईवीएम सवालों के घेरे में आ ही जाती है। मोदी सरकार ने कभी भी सीधे तौर पर उन सवालों का जवाब देने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा आज ये हो गया है कि आम आदमी चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करने लगा है और विपक्षी पार्टियां तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस यानी कार्यालय तक बताने लगी हैं। कल एक बार फिर से मौका था मोदी सरकार के पास कि वो ईवीएम को लेकर सीधे तौर पर जवाब दे सके और जनता के मन में पैदा हो रहे संदेह के जो बादल हैं, जो खतरा मंडरा रहा है संदेह का ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर, उन्हें पूरी तरह साफ कर सके। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री ने जवाब नहीं दिया और कन्नी काट ली सवाल से। काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो कल ईवीएम को लेकर मनीष तिवारी ने संसद में उठाया है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पर आपकी नजर डलवा देना ज्यादा बेहतर होगा। सोचिए, ईवीएम को लेकर इतनी बड़ी बहस कल संसद में देखने को मिली, लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार, दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार इस बड़े मुद्दे पर आपकी रोशनी नहीं डलवा रहे हैं, आपके संज्ञान में उस मामले को नहीं ला रहे हैं। वो लगे हुए हैं इस मामले में कि आदित्यनाथ योगी ने कैसे शपथ ली, केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे शपथ ली, AK शर्मा कैसे मंत्री बन गए, नरेंद्र मोदी कहाँ बैठे हुए थे, मीटिंग कब हो रही है, क्या ऐलान किया जा रहा है, क्या दावा किया जा रहा है, कौन सी जगह पर जश्न मनाया जा रहा है, कौन सा मंत्री कब घर में घुसा और कब बाहर निकला। इन्हीं तमाम चीज़ों के आसपास आपकी नज़र को, आपकी सोच को समेट के रखा जा रहा है। लेकिन ये काफी गंभीर मुद्दा है जो कल संसद में देखने को मिला। कैसे कैसे बहस शुरू हुई वो भी आपके सामने रखूंगा और पूरा बताऊंगा आपको कि आखिर ईवीएम पर क्या सवाल उठाया गया और उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर बहस की शुरुआत कैसे कैसे कहां से हुई। तो बहस की शुरुआत करते हैं LJSP के जो सांसद हैं चंदन सिंह। वो सवाल पूछते हैं कि जब जेल में बंद लोग चुनाव लड़ सकते हैं तो जेल में बंद लोगों को वोट डालने का अधिकार भी मिलना चाहिए। इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या जवाब दिया है, उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। विस्तार से पूरा वीडियो आपके सामने रखूंगा। दूसरा सवाल इसके बाद उठाया बीजेपी के अजय निषाद ने, जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने पहचाने जाते हैं, बिहार में बैठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए बयान देते रहते हैं। उन्होंने जो पूछा कि साहब हमारे बिहार के लोग, या बिहार का तो नाम नहीं लिया, कहा काम धंधे के सिलसिले में बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं और वो वोट डाल पाए, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। इस पर क्या कहा है कानून मंत्री किरण रिजिजू ने, सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी। तीसरा सवाल इस मामले में आपको जाकर मिलेगा JDU के राजीव रंजन सिंह लल्लन का। उन्होंने सीधे तौर पर कानून मंत्री को सलाह दी कि आप ये जेल में बंद कैदियों के बारे में जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, इस तरीके का गैर जिम्मेदार बयान देने से आपको बाज आना चाहिए, आपको बचना चाहिए। कैसे राजीव रंजन सिंह लल्लन ने कानून मंत्री को सीधे तौर पर सलाह दे दी, वो भी भरी संसद में, वो भी देखिएगा। इसके बाद आपके सामने रखूंगा केरल से जो कांग्रेस के सांसद हैं के मुरलीधरन। उन्होंने सवाल उठाया कि बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, चुनाव के दौरान उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, कोई ऐसी प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए ताकि वो भी अपने वोट का प्रयोग कर सकें। और लास्ट में आए हैं मनीष तिवारी, जो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं और एक बहुत ही सुलझे हुए नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने पूछ लिया कि भैया ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास रहता है। इस पर किरण रिजिजू ने कन्नी काट ली, सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब जब किरण रिजिजू नहीं दे पाए तो बीच बचाव किया ओम बिड़ला यानी लोकसभा स्पीकर ने। उन्होंने कहा मैं पूरी दुनिया में घुमा हूं, यहाँ के चुनाव आयोग की बड़ी तारीफ होती है। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि सवाल पूछा गया मंत्री से तो इस तरीके से ओम बिड़ला को बीच में घुसने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगे, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सोर्स कोड होता क्या है। देखिए, सोर्स कोड देसी भाषा में आपको बता देते हैं, आप अपनी वेबसाइट बनवाइए।
आप अपनी वेबसाइट बनवाइए, आप अपना कोई सिस्टम बनवाइए। वेबसाइट जब आप बनवाएंगे तो जो वेब डेवलपर हैं आप उससे कहेंगे भैया हमें सारा सोर्स कोड चाहिए। मान लीजिए कल को वेबसाइट क्रैश हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हमारे पास सोर्स कोड तो होगा ना। सोर्स कोड को देसी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर का जो स्ट्रक्चर है कच्चा, कहाँ उसकी बुनियाद भरी गई है, कहाँ उसमें बिजली की लाइन बिछाई गई है, कहाँ उसमें पानी की लाइन बिछाई गई है, ये हमारे पास पूरा होना चाहिए कि कल को कुछ गड़बड़ हो तो हम लोग उसको देख सकें। तो उस सोर्स कोड के बारे में मनीष तिवारी ने पूछा कि ये चुनाव आयोग के पास रहता है क्या बनाने वाली कंपनी के पास रहता है? कैसे कैसे क्या क्या हुआ है संसद में, अब खुद ही देख लीजिए। नंदन सिंह जी, चैनल नंबर 324। माननीय मंत्री जी, सदन पटल पर रखा। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो विचाराधीन कैदी है और उन्हें कोई सजा भी नहीं हुई है, फिर भी उन्हें मतदान से वंचित रखा जाता है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार विचाराधीन कैदियों को मतदान का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्या यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं है? सर, वोटिंग का प्रोसेस इस देश में बिल्कुल साफ है और इलेक्शन कमीशन समय समय पे लोगों के सामने में भी इसका जागरूकता लाते रहते हैं। चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, एनकरेजमेंट दिया जाता है कि उसका वोटिंग हो, लेकिन किसी एक परिस्थिति की वजह से उसका वोटिंग नहीं हो पाते हैं तो फिर उसको जबरदस्ती वोटिंग करने का, कंपल्सरी करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वोटिंग करना सबका अधिकार है, लेकिन जबरन वोटिंग कराना ये कोई इस तरह का प्रावधान संविधान में भी नहीं है और इस पार्लियामेंट ने भी कोई चीज का पारित नहीं किया है। वो तो पूछ रहा है विचाराधीन कैदी को परमिशन है या नहीं। कोई, मैंने कहा कि अभी उसके बारे में अगर मैं कहूंगा कि किसी कैदी को लेकर के, तो क्योंकि वोटिंग राइट पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ओके। सब देश का नागरिक का समान अधिकार है, इसलिए हम अलग से कैदी के लिए बात नहीं रख सकते। अजय निषाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक है। महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान 100% हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी हमारे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम फर्जी मतदान की समस्या से निजात मिलेगा। महोदय, ऐसा देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग अपनी आजीविका, रोजगार और रोजी रोटी के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर दूसरे प्रदेश में रहते हैं और चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं और मतदान से वंचित हो जाते हैं, जिसका असर प्रतिशत पर पड़ता है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या जिस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लाई गई है, क्या उसी प्रकार वन नेशन वन वोटर आई कार्ड का योजना लाने का सरकार विचार कर रही है क्या? सर, जो हमारे सदस्य ने पूछा है ये बहुत ही गंभीर मामला भी है और ये सरकार का विचार में भी है कि इस पे कुछ कदम उठाया जाए और हमने प्रक्रिया भी शुरू किया है और मेरे लेवल में भी इलेक्शन कमीशन से भी इसके बारे में काफी जिक्र किए हैं कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए और एक मात्र इलेक्टोरल रोल हो जिसको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो करे, इसका भी हमारा विचार है। तो इसके लिए क्योंकि हम चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें लेकिन फर्जी वोटिंग से रुके, इसलिए जो पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लाए थे उसमें हमने एक इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान भी उसमें रखा है। अभी वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन इससे जो डबल नाम होते हैं, फर्जी वोटिंग होते हैं, जो बोगस वोटिंग होते हैं, उसमें भी रुकने का बड़ा इसमें कामयाब होने का संभावनाएं है। और भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो भी जरूरत कदम है हम उठाएंगे और हमारे सरकार के सोच में है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, ये हमारा सोच है और साथ साथ में एक क्लीन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम हो, ये भी हमारा सोच है। राजीव रंजन सिंह जी।
धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य के मूल प्रश्न के उत्तर में जो उत्तर दिया कि चाहे जेल में हो या जेल के बाहर हो, उसको वोटिंग करने का अधिकार है, जो मेरी समझ से तथ्यों से परे है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जब जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है, और वोटिंग जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए हम माननीय मंत्री जी को ये आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के जब सेंसिटिव प्रश्न हो तो उस पर सेंसिटिव उत्तर देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। तो सलाह आपकी। नहीं सर, ये देखिए जुडिशियल का जो प्रोविजन है, अगर कोर्ट से परमिशन लाते हैं, इस पे हम कैसे यहाँ टिप्पणी कर सकते हैं? हम तो ये कहेंगे कि हमारे लिए सारा नागरिक समान है, लेकिन अगर जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो इसको आप भी नहीं कह सकते मैं लॉ मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका वोटिंग राइट सीज हो गया है। जो कोर्ट का अधीन में चले जाते हैं और जुडिशरी प्रोसेस में जब आ जाते हैं तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। चुनाव भी जीतते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? के मुरलीधरन before to the central government that the voting right should be given by the Pravasi Indians. Sir, in the state of Kerala, most of the Keralites are working in Gulf countries. In the election time, they are not in a position to come back and cast their vote. So I request the Honourable Minister whether the government should consider Pravasi voting right. Yes, sir, this is a very positive suggestion. And I have already told Election Commission also that we will make provisions and give us proper suggestions how we will allow our people who are staying outside and working to be given an opportunity to vote. And we are also thinking that online voting system, how it can be encouraged, how it can be done. But before declaring anything, before doing or making any declaration, we have to ensure the safety, the transparency, and also to protect it from any malpractices or misuse. मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है कंपल्सरी वोटिंग को लेकर, मैं माननीय मंत्री जी से इत्तेफाक रखता हूं कि जबरन किसी से वोटिंग कराना उचित नहीं है। पर अगर आप देखें और पूरे देश में देखें तो जो इस देश के कथाकथित अमीर इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहता है, और जो वर्किंग क्लास के इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक रहता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले, तो इस सदन में चर्चा कराएं इस तरह से मंत्री जी कि does the source code of the electronic voting machines, does it vest in the Election Commission of India or does it vest in the companies which are manufacturing the EVMs? I want a specific answer to that. If you don't have it, ready, you can send it in writing. Sir, जैसे कि जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद जज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, जरूर नोटिफिकेशन हम निकालते हैं। वैसे ही कंपनी अगर मशीन बनाते हैं और वो इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं, उसके बाद कंपनी कैसे कंट्रोल करेगा इलेक्शन मशीन को? वो ईवीएम के इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं। EVMs lie with the election commission or does it lie with the company which manufactures it? That's my specific question. सर, वो भाई इलेक्टोरल वोटिंग मशीन पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और इन्फ्रेंसेस भी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सवाल ये है, नहीं क्या सवाल आपने पूछ लिया,
मैं 1 मिनट बैठो मंत्री जी, एक मिनट, आप भी बैठो। एक बात, मैं पूरे विश्व के कई देशों में गया हूं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और देश में 17 आम चुनाव के अंदर जिस तरीके से चुनाव आयोग करोड़ों लोगों का मतदान सिस्टम कराता है, ये कम से कम भारत के लोकतंत्र को विशेष रूप से बधाई देना चाहिए। इतना कोई सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम डेवलप करना मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर हो गया सर 325 सर, क्वेश्चन 325 सर। सर, ये सबका प्रयास है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, हम सबका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा, ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जैसे बताया, पूरे दुनिया में इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस के लिए हिंदुस्तान में लोग सीखने के लिए भी आते हैं और हिंदुस्तान लोगों को बुलाते भी हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन के टीम विदेश में जाते हैं, यूएन की तरफ से इन्विटेशन आता है, तो इंडियन इलेक्शन सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। सुन लिया आपने, काफी अहम सवाल है ये, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय कन्नी काट ली गई और लोकसभा स्पीकर बीच में पढ़कर उस सवाल को वहां पे खत्म कर दे रहे हैं और दूसरे जो है आवाज लगा के दूसरे सवाल को तैयार करा दे रहे हैं और वो सवाल वहां खत्म हो जा रहा है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब आना बेहद जरूरी है या नहीं है? जो भी हो, आपकी राय बताइएगा जरूर। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।